बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बहुत अहम है। अक्सर स्टूडेंट्स को फार्मूलेज याद होते हैं, लेकिन जब रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस उनके सामने आते हैं तो वो घबरा जाते हैं, हालांकि आसान तरीन क्वेश्चंस होते हैं। आज की वीडियो में हम वही शॉर्टकट्स, वही शॉर्ट ट्रिक्स, आसान तरीके और लॉजिक सीखेंगे जो हर बार काम आएंगे। आखिर तक देखना मत भूलिए। इंशाल्लाह आज के बाद आप कोई भी ऐसे सवाल नहीं छोड़ेंगे और न ही किसी ऐसे सवाल से आप घबराएंगे। तो शुरू करते हैं। 14 इंपॉर्टेंट टिप्स, शॉर्टकट्स, इजी मेथड्स टू सॉल्व फिजिक्स, केमिस्ट्री, न्यूमेरिकल, रिलेट MCQs। सबसे पहले आप एक बात याद रखें कि टू अप्लाई प्रोपोर्शनलिटी करेक्टली ऑल अदर वेरिएबल्स मस्ट रिमेन कांस्टेंट। कि प्रोपोर्शनलिटी को करेक्टली अप्लाई करने का आसान तरीका ये है और दुरुस्त तरीका ये है कि जितनी भी वेरिएबल है कि उन वेरिएबल्स के अलावा जिसके बारे में हमसे पूछ रहे हैं, बाकी जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो हम कांस्टेंट ही कंसिडर करेंगे कि ये कांस्टेंट है, ठीक है, उनमें कोई चेंज नहीं आया है। तो ये आप याद रखें। इंपॉर्टेंट रिलेशंस बिटवीन क्वांटिटीज एंड देयर इफेक्ट्स ऑन वन अनदर। तो रूल नंबर 1 है इफेक्ट ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर, डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन। हमें पता है कि कभी कभी हमें एक वैल्यू दी गई होती है किसी चीज़ की, और दूसरी चीज़ की वैल्यू के बारे में हमसे पूछ रहे हैं कि दूसरी वैल्यू पर इसका असर क्या होगा। क्वेश्चन इस तरह आता है, व्हाट इफेक्ट विल द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ वन क्वांटिटी हैव ऑन द वैल्यू ऑफ अनदर क्वांटिटी। कि एक क्वांटिटी की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो दूसरी वैल्यू पर क्या असर पड़ेगा इसका। तो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है, बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इट्स पोटेंशियल विल बी। कि अगर हम डिस्टेंस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से क्या करें, इंक्रीज करें, तो इसके पोटेंशियल पर क्या असर पड़ेगा। तो इसका पोटेंशियल का फार्मूला है V इज इक्वल टू के क्यू और आर। तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कि V इज इक्वल टू के क्यू और आर। ये जो स्ट्रेट डायरेक्शन में है इसके साथ मतलब V और Q का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। अगर Q इंक्रीज करते हैं तो V इंक्रीज होगा, अगर Q डिक्रीज करते हैं तो V क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन अब R के बारे में ये बात कर रहे हैं और R और V के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स रिलेशन है। V इज इक्वल टू 1 ओवर R, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू R। तो R अगर इंक्रीज होगा तो V पर क्या असर पड़ेगा, डिक्रीज, V डिक्रीज होगा, क्योंकि ये रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन है। हमारे पास एक डायरेक्ट रिलेशन होता है और एक इनवर्स रिलेशन। ये डिवीजन की जो अलामत है उसके नीचे जो भी क्वांटिटीज होते हैं वो इस क्वांटिटीज से इनवर्स रिलेशन में है, और जो ऊपर है वो इस क्वांटिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन में होंगे। तो हमें पता है कि V और R का रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो V ये कह रहा है कि R इंक्रीज होगा डिस्टेंस, तो V क्या होगा, डिक्रीज। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ एक और क्वेश्चन भी हल करते हैं कि व्हाट हैपन टू एक्सेलरेशन इफ द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड एंड द मास रिमेन कांस्टेंट। कि अगर हम फोर्स को इंक्रीज करें, किस चीज़ को इंक्रीज करें और मास को कांस्टेंट रखेंगे, तो एक्सेलरेशन पर क्या असर पड़ेगा। तो हमें पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ है, F इज इक्वल टू एम ए आर, ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम। तो ए और एफ का जो रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब इफ मास इज कांस्टेंट एंड फोर्स इज डबल देन एक्सेलरेशन इज आल्सो डबल। एक्सेलरेशन भी डबल होगा अगर फोर्स हमारे पास क्या होगा, डबल, क्योंकि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मतलब अगर ये क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है, अगर फोर्स डबल हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी डबल होगा, अगर एक हाफ हो रहा है तो ये भी हाफ होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट रिलेशन क्या मतलब का मतलब है, अगर ये एक इंक्रीज होता है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, और अगर एक डिक्रीज होता है तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। रूल नंबर 2 है कि रेशो बेस्ड क्वेश्चन या प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप भी आते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह आते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ टू क्वांटिटीज आर गिवन इन रेशो। दो क्वांटिटीज की वैल्यू क्या होंगी, रेशो में गिवन होगी। व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन द अदर क्वांटिटीज। तो दूसरी क्वांटिटीज के दरमियान वो रिलेशन क्या होगा। इसको एग्जांपल के साथ हम डिस्कस करते हैं। टू बॉडीज हैविंग इक्वल मासेस आर मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एंड 20 मीटर पर सेकंड। V1 है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड और V2 है हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द रेशो बिटवीन देयर काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी के दरमियान क्या रेशो होगी। तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², यानी एनर्जी और V का जो रिलेशन है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
वी स्क्वायर। तो E1 डिवाइड बाई E2 हमारे पास होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1 स्क्वायर डिवाइड बाई V2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये अब इजी हो गया। V1 हमारे पास 10 है, 10 की वैल्यू यहाँ पुट करें, और V2 हमारे पास 20 है, तो 20 वैल्यू की वैल्यू पुट करें, तो ये हमारे पास होगा 100 डिवाइड बाई 400। तो 2 0 के साथ कैंसिल, 1/4। 1/4 को हम 1/4 भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 1/4। रूल नंबर 3 है हाफ एंड डबल टाइप इफेक्ट। चेंज वन क्वांटिटी, ऑब्जर्व इफेक्ट ऑन अनदर। क्वेश्चन कुछ इस तरह आते हैं, व्हाट हैपन टू वन क्वांटिटी इफ अनदर इज डबल आर हाफ्ड। मतलब एक क्वांटिटी को अगर हम डबल करें या एक क्वांटिटी को अगर हम हाफ करें तो दूसरी क्वांटिटी पर क्या असर पड़ेगा। तो एग्जांपल देखते हैं, इफ लेंथ ऑफ पेंडुलम इज डबल, हमने लेंथ ऑफ पेंडुलम को क्या डबल किया, देन इट्स टाइम पीरियड विल बी, तो इसकी टाइम पीरियड पर क्या असर पड़ेगा। तो हमें फार्मूला तो हमें कम से कम याद होना चाहिए। ठीक है, फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फार्मूला है T इज इक्वल टू 2π√L/g। तो मैंने आपको एक बात कही स्टार्ट में कि जो चीज़ हम मालूम कर रहे हैं उनके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी वो हम कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। तो इफ लेंथ इज डबल देन टाइम बिकम √2 टाइम्स। मतलब T और L का जो रिलेशन है √, इस तरह है। तो अगर L को हम क्या करते हैं, डबल करते हैं, तो टी में कितना चेंज आएगा, √L का चेंज आएगा। इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L। इसका मतलब यह है कि लेंथ को अगर हम डबल करते, लेंथ को हम अगर डबल करते तो कितना चेंज आएगा टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड में √2 चेंज आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी √2 टाइम्स इतना चेंज आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। रूल नंबर 4 है टू टू वैल्यू रिलेशनशिप। अगर इस तरह कोई रिलेशन दिया गया हो तो फिर क्या करेंगे हम। क्वेश्चन कुछ इस तरह आता है, इफ टू वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी एंड वन वैल्यू ऑफ अनदर क्वांटिटी आर गिवन। एक क्वांटिटी के हमारे पास दोनों वैल्यूज होती है और दूसरी क्वांटिटी की एक वैल्यू दी होती है। हाउ कैन वी फाइंड द सेकंड वैल्यू ऑफ अदर क्वांटिटी। तो दूसरी क्वांटिटी हम कैसे फाइंड करेंगे। मसलन एक एग्जांपल है, इफ प्रेशर इज 10 atm। प्रेशर हमारे पास क्या है 10 atm में। वॉल्यूम क्या है V1, P1 है हमारे पास 10 atm, V1 है हमारे पास 2 atm, 2 मीटर क्यूब। एट व्हाट प्रेशर, मतलब P2 हमें नहीं दिया गया है। विल द वॉल्यूम बी 5 मीटर क्यूब, V2 हमारे पास है 5 मीटर क्यूब। तो हमें बॉयल्स लॉ से पता है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 और V1 का जो भी प्रोडक्ट होगा वो P2 V2 की बराबर होगा। तो P1 भी दिया है, V1 भी दिया है, V2 भी दिया है, सिर्फ P2 नहीं दिया है। तो हम इस तरह लिखते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो हमारे पास क्या नहीं है, V2 P2 नहीं है, हमारे पास P2 नहीं है। तो P2 को अकेला छोड़ते हैं, दोनों साइड को V2 पर डिवाइड करें, तो V2 V2 के साथ कैंसिल होगा। P2 इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइड बाई V2। तो वैल्यूज को जब हम पुट करें तो इससे क्या आता है 4 atm। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 5 नंबर रूल में कहते हैं कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, बाज क्वांटिटीज ऐसे होते हैं जो किसी क्वांटिटी पर डिपेंड करती नहीं है, लेकिन वो क्वांटिटी हमें कंफ्यूज करने के लिए दी गई होती है। मसलन क्वेश्चन इस तरह आता है, हाउ कैन वी टेल वेदर वन क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन अनदर आर नॉट। एग्जाम्पल देखते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो प्रेशर ऑफ ईयर पर वो डिपेंड नहीं करता। स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन हमें क्वेश्चन कुछ इस तरह दी जाती है कि अगर प्रेशर को हम 3 टाइम इंक्रीज करें तो प्रेशर पर कितना इंक्रीज आएगा। तो उस क्वेश्चन में आप क्या लिखेंगे, रिमेन सेम। रिमेन सेम मतलब स्पीड ऑफ साउंड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं, विच आर द फॉलोइंग डज रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, कि रेजिस्टिविटी किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं। तो रेजिस्टिविटी मटेरियल एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर पर डिपेंड नहीं करते, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड नहीं करते, वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करते। या इस तरह क्वेश्चन आएगी, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन, कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं। तो वो भी सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, शेप ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड नहीं करते, करंट फ्लोइंग थ्रू इट या रेजिस्टेंस वगैरह इस चीज़ों पर ये डिपेंड नहीं करते। तो आपको अगर दिया गया हो कि अगर हम करंट इंक्रीज करें तो कंडक्टिविटी पर कितना असर पड़ेगा, तो आप जवाब में क्या लिखना है,
कि कोई असर नहीं पड़ेगा, नो चेंज, ठीक है। और या द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन, कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, तो वो मटेरियल बिटवीन प्लेट्स और ज्योमेट्री पर डिपेंड करते हैं, वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। हमें पता है Q इज इक्वल टू सी वी, तो सी हमारे पास है Q ओवर V। तो इससे इस तरह लगता है कि कैपेसिटर चार्ज पर डिपेंड करता है, हालांकि कैपेसिटर चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। इस तरह भी लगता है कि कैपेसिटर वोल्टेज पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ ये वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। करंट थ्रू द प्लेट्स इस पर भी डिपेंड नहीं करता। कैपेसिटर का फार्मूला है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी। तो एरिया पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स पर डिपेंड करता है वगैरह। ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, करंट पर, वोल्टेज वगैरह वगैरह पर ये डिपेंड नहीं करता। हालांकि इसके फार्मूले में ये चीज़ें है, तो आपने ये चीज़ भी याद रखनी है। या आपको इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, तो रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती लेंथ के साथ। आपने इस तरह क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखे होंगे कि अगर हम लेंथ को डिक्रीज करें, एक वायर है, हम इसको दो इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो इसकी रेजिस्टिविटी पर कितना असर पड़ेगा, तो इसकी रेजिस्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया को भी अगर इंक्रीज या डिक्रीज करें तो इसकी रेजिस्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये मटेरियल पर डिपेंड करते हैं और टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इस तरह क्वेश्चंस आपने याद रखने हैं कि कौन चीज़ किस चीज़ पर डिपेंड करता है और किस चीज़ पर नहीं करता। हालांकि कभी कभी हमें फार्मूलाज मालूम होते हैं, तो उस फार्मूलाज में वो हमें देखते हैं कि तो इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं। जिस तरह कि अगर हम स्पीड ऑफ साउंड की फार्मूला देखें तो स्पीड ऑफ साउंड में हमारे पास प्रेशर का जो आंसर है वो मौजूद है, लेकिन प्रेशर से वो इंडिपेंडेंट है। रूल नंबर 6 है न्यूमेरिकल एंड रिलेशन टाइप क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल और रिलेशन टाइप क्वेश्चंस हम किस तरह सॉल्व करते हैं, व्हेन द वैल्यू ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज आर गिवन, जब डिफरेंट क्वांटिटीज की हमें वैल्यूज दी गई हो, एंड वी यूज देयर रिलेशन टू फाइंड द रिजल्ट, और हम इसके दरमियान जो रिलेशन है वो इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी गई है, मोमेंटम इससे हम मालूम करते हैं। हमें मोमेंटम की वैल्यू दी गई है, हम इससे काइनेटिक एनर्जी मालूम करते हैं। तो ये मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ है, लेकिन हम इसके दरमियान जो रिलेशन है वो इस्तेमाल करते हैं और इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, बॉडी के मास कितना है 2 kg, इज मूविंग विद मोमेंटम 6 न्यूटन सेकंड, मोमेंटम कितना है 6 न्यूटन सेकंड है। देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी पर कितना असर पड़ेगा। तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान रिलेशन है। तो पी स्क्वायर, पी हमारे पास 6 है तो 6 का स्क्वायर ले लें और डिवाइड बाई 2m, 2 हमारे पास फार्मूले का है और मास हमारे पास 2 kg है। तो 36 डिवाइड बाई 4 इसका 9 जॉल आता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। या कुछ इस तरह क्वेश्चन आ जाए, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी फॉर 3 सेकंड, फोर्स हमारे पास 10 न्यूटन है और टाइम कितना है 3 सेकंड। देन द चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम के बारे में ये पूछ रहे हैं। तो हमें पता है कि फ्रॉम द रिलेशनशिप फोर्स दर टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, हमें पता है कि एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी। इससे हमें पता लगता है कि चेंज इन मोमेंटम हमारे पास बराबर होता है एफ डेल्टा टी। तो एफ को जब हम डेल्टा टी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फोर्स हमारे पास कितना है 10 है और टी हमारे पास 3 है, तो 10 क्रॉस 3 इससे क्या आता है 30 न्यूटन सेकंड। और ये न्यूटन सेकंड इम्पल्स का भी यूनिट है और ये क्या इम्पल्स का भी यूनिट है और मोमेंटम का भी यूनिट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। रूल नंबर 7 है कि रीअरेंजिंग फार्मूलाज, आपको एक फार्मूला दिया गया होगा, अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बाय रीअरेंजिंग एनी फार्मूला, ठीक है। आपको एक फार्मूला दिया गया होगा, आपको एक फार्मूले के बारे में बात की गई होगी, स्टेटमेंट दिया गया होगा कुछ और इसकी किसी क्वांटिटी के बारे में आपसे पूछा गया होगा कि ये किस चीज़ के बराबर है। मसलन एफ टी इज द टाइम पीरियड, हमारे पास टी क्या है टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का। जी हमारे पास है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देन लेंथ ऑफ द पेंडुलम, तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम ये कह रहा है कि हमारे पास क्या होगा, तो इसका मतलब है कि किस चीज़ के टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम से ये क्वेश्चन क्या है रिलेटेड है। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हमें पता है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एल ओवर जी, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एल ओवर जी इस चीज़ के बराबर है।
लेकिन हमसे किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, लेंथ के बारे में। तो दोनों साइड पर आप क्या ले लें, स्क्वायर ले लें। स्क्वायर लेने से क्या होता है, ये टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 पर जब स्क्वायर लेते हैं तो 4 बनता है, पाई स्क्वायर अंडर द रूट एल ओवर जी, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा तो एल ओवर जी बनेगा। क्या बनेगा, एल ओवर जी। तो इस जी और पूर पाई स्क्वायर को जब हम टाइम पीरियड की साइड पर शिफ्ट करते हैं तो इससे क्या आता है, जी टी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर, इस तरह आता है। मैं सॉल्व करता हूँ खैर आसानी के लिए। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल ओवर जी। तो जी हमारे पास यहाँ डिवीजन में है, दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करें तो जी जी के साथ कैंसिल होगा। पाई स्क्वायर हमारे पास क्या है, 4 पाई स्क्वायर, यहाँ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है तो दोनों साइड पर ही डिवाइड करें 4 पाई स्क्वायर के साथ। तो जी टी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर, यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, लेंथ के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मतलब आपको एक फार्मूला दिया गया है, एक फार्मूले की स्टेटमेंट दी गई है और इसमें एक ऐसी चीज़ के बारे में वो पूछ रहे हैं जो फार्मूले में डायरेक्ट नहीं है, तो आप उसको रीअरेंज करेंगे फार्मूला को, तो इससे उस चीज़ की वैल्यू आपके सामने आएंगी। ठीक है। रूल नंबर 8 में ग्राफिकल टाइप क्वेश्चंस आते हैं। ग्राफिकल टाइप क्वेश्चंस अगर आ जाए तो उसके साथ क्या करें, व्हाट विल द ग्राफ बिटवीन टू क्वांटिटीज लुक लाइक, कि दो क्वांटिटीज के दरमियान जो ग्राफ होगा वो कैसा दिखेगा, या उसकी एरिया किस चीज़ के बराबर होगी। तो ग्राफ की जितनी भी एरियाज है, जितनी भी स्लोप है, उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाता हूँ, इंशाल्लाह कल तक वो अपलोड हो जाएगा। लेकिन आपने इस तरह भी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है। एग्जाम्पल है द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर एंड वोल्टेज इज, कि पोटेंशियल एनर्जी और वोल्टेज के दरमियान जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा। तो हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। वी हमारे पास क्या है, यहाँ वी हमारे पास है वोल्टेज। तो पोटेंशियल एनर्जी और वोल्टेज के दरमियान जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, वो कुछ इस तरह ग्राफ होगा। और इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। तो और इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, पैराबोला ग्राफ कहते हैं। अगर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू V होता तो फिर ये ग्राफ स्ट्रेट होता, लेकिन P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू V स्क्वायर है तो फिर ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। इस पर मैं एक अलग वीडियो भी बनाता हूँ, ग्राफ्स वगैरह पर, ये स्लोप हो गई वगैरह और एरिया अंडर द ग्राफ हो गई। लेकिन इस तरह क्वेश्चंस भी आते हैं तो आपने इस तरह क्वेश्चन से भी घबराना नहीं है, बहुत आसान है। आपको जब रिलेशन मालूम हो कि अगर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू V है तो फिर तो स्ट्रेट ग्राफ बनेगा, अगर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू V स्क्वायर है तो फिर पैराबोला बनेगा। और एक दूसरी भी अगर कोई क्वांटिटीज हो जिसके दरमियान ये रिलेशन हो तो फिर ग्राफ इसी तरह बनेगा। ठीक है, या अगर ये रिलेशन हो तो ग्राफ स्ट्रेट बनेगा। या अगर आपसे इस तरह पूछा जाए कि द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो किस चीज़ के बराबर होता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप बराबर होता है एक्सेलरेशन का। लेकिन ग्राफ के स्लोप का क्या मतलब होता है, ये हमारे पास क्या है, y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो स्लोप का मतलब होता है y डिवाइड बाई x। मतलब इस पर जो क्वांटिटी है वो क्या है, वेलोसिटी, और इस साइड पर क्या है, टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इस साइड पर वेलोसिटी है और इस साइड पर टाइम है। और वेलोसिटी को जब मैं टाइम पर डिवाइड करता हूँ तो ये किस चीज़ की फार्मूला है, ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है। तो इसलिए स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास एक्सेलरेशन के बराबर है। एक और क्वेश्चन भी आता है, एरिया अंडर अ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो ग्राफ है उसका अगर हम एरिया ले लें तो वो किस चीज़ के बराबर होगा। तो एरिया हमारे पास बराबर है, इस साइड पर हम क्या ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स। इस साइड को इस साइड के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे क्या आता है, इससे एरिया आता है। इस साइड को इस साइड पर अगर हम डिवाइड करें तो इससे स्लोप आता है, लेकिन इस साइड और इस साइड को ज़रब देते हैं F क्रॉस D, तो इससे क्या आता है, तो इससे आता है हमारे पास एरिया। ये बात आप एक मरतबा फिर जहन में रखें। तो ये है हमारे पास x एक्सिस और ये है हमारे पास y एक्सिस। ठीक है, इसके बारे में अभी मैंने एक बात बताई कि अगर y को x पर डिवाइड करें तो इससे क्या आता है, स्लोप आता है। अगर y को x के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या करें मल्टीप्लाई, तो इससे एरिया आता है। क्या आता है, एरिया। तो हमारे पास वर्क इज इक्वल टू एफ डी, तो हमें पता है कि वर्क हमारे पास एफ डी के बराबर होता है।
तो इस साइड पर फोर्स है, कह रहा है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है और इस साइड पर डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स आर बाय डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, वर्क डन ऑन द बॉडी। एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या शो करते हैं, वर्क डन ऑन द बॉडी। रूल नंबर 9 है कि डायरेक्ट रिलेशन जब आ जाए, मसलन दो क्वांटिटीज है, एक अगर इंक्रीज होता है तो दूसरा भी इसके साथ इंक्रीज होता है, एक डिक्रीज होता है तो दूसरा भी इनके साथ डिक्रीज होता है। If y is directly proportional to x, then if x increase, y increases. If x doubled, y doubled. If x value are in ratio a ratio b, y value are also in a ratio b। ठीक है, ये मैंने ऊपर भी डिस्कस किया, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा तफसील के साथ ये बात मैं शेयर करता हूँ, ताकि इस तरह क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, रेशो वाले आते हैं, एक्स इंक्रीज तो वाई पर क्या असर पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल है Q इज इक्वल टू सी वी। क्यू हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, सी वी के बराबर है। इफ वी इज डबल, अगर वी इंक्रीज होता है तो Q भी डबल होगा। ठीक है, इफ वी इज चेंज इन रेशो 2:3, अगर वी में कितना चेंज आता है 2:3, तो Q में भी चेंज 2:3 ही आएगा, क्योंकि दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्टली रिलेशन टू Q, डायरेक्टली रिलेशन टू Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू V। तो दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए अगर एक इंक्रीज होता है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, अगर एक डिक्रीज होता है तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। ठीक है, रूल नंबर 10 है स्क्वायर प्रोपोर्शनलिटी। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x स्क्वायर। तो इसी सूरत में अगर x डबल होता है तो y में कितना चेंज आएगा, 4 टाइम आएगा। तो इफ x इंक्रीजेज y इंक्रीज डबल, इफ x डबल y इंक्रीज 4 टाइम। अगर x में 3 टाइम चेंज आ जाए तो y में कितना चेंज आएगा, y में चेंज आएगा 9 टाइम। ठीक है, उसकी स्क्वायर का चेंज y में आएगा। इफ रेशो इज a रेशो b, इफ x रेशो इज a रेशो b, मसलन a रेशो b क्या होगा, ये x का रेशो होगा, तो y का रेशो क्या होगा, इसकी स्क्वायर का, मतलब a स्क्वायर रेशो b स्क्वायर। तो x में जितना चेंज आएगा y में उसके डबल चेंज आएंगे। मसलन काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वेलोसिटी स्क्वायर। अब अगर वेलोसिटी डबल होती है तो काइनेटिक एनर्जी में 4 टाइम इंक्रीज आता है, वेलोसिटी 3 टाइम इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी में 9 टाइम इंक्रीज आता है, एंड सो ऑन। अगर वेलोसिटी 2:3 से इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी 4:9 से इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन आपने याद रखनी है। If velocity is doubled, kinetic energy become 4 times. If velocity ratio is 2:3, kinetic energy ratio is 4:9। रूल नंबर 11 में इस तरह क्वेश्चंस आते हैं, स्क्वायर रूट प्रोपोर्शनलिटी वाले क्वेश्चंस आते हैं कि y is directly proportional to under the root x। तो इस तरह क्वेश्चंस में आते हैं, if x इंक्रीज किया, अगर x इंक्रीज होता है तो y इंक्रीज होगा, लेकिन अंडर द रूट टाइम उतना। मसलन if x is doubled, y become under the root 2 times. If x ratio is a ratio b, y ratio will be a under the root a ratio under the root b। ठीक है, मसलन अगर टाइम पीरियड और लेंथ का जो रिलेशन था ऊपर हमने डिस्कस किया है, if length double, time period become under the root 2 times. If length ratio is 2:3, time period ratio will be under the root 2 ratio under the root 3। ठीक है, तो ये तो इजी है, ये ऊपर हमने डिस्कस भी किया है। इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में इफ एक्स इंक्रीज वाई डिक्रीजेज, इफ एक्स डबल वाई हाफ, मतलब अगर एक्स इंक्रीज होता है तो वाई उतना ही डिक्रीज होगा। अगर एक्स डबल होता है तो वाई में कितना चेंज आएगा, 1/2 चेंज आएगा। अगर एक्स 4 टाइम इंक्रीज होता है तो वाई में 1/4 टाइम डिक्रीज आएगी। ठीक है, इफ एक्स रेशो इज ए रेशो बी, देन वाई रेशो इज बी रेशो ए। अगर x रेशो a रेशो b है तो y में कितना चेंज आएगा, b रेशो a चेंज, मतलब इसका उल्ट चेंज आएगा। मसलन y एग्जाम में हमारे पास है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम। इफ वॉल्यूम इंक्रीज इन रेशो 2:3, प्रेशर डिक्रीज इन रेशो 3:2। तो ये इनवर्स रिलेशन का है। तो ये भी आप इस तरह क्वेश्चंस भी अक्सर आते हैं, तो आपने अक्सर रेशोज वाले आते हैं, तो रेशोज वाले क्वेश्चन से आपने घबराना नहीं, इतनी मुश्किल होती नहीं है, बस दिखने में ऐसे लगते हैं कि ये टफ वाले क्वेश्चन है, लेकिन न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो आप बार बार अगर इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह कोई मसला इस तरह क्वेश्चन में आपको नहीं होगा।
रूल नंबर 13 में हम कहते हैं कि इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शनलिटी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/x स्क्वायर। y और x का जो रिलेशन है वो क्या है, x को जब मैं डबल करता हूँ तो y में कितना डिक्रीज आता है, 4 टाइम डिक्रीज आता है। इफ x इंक्रीज y डिक्रीज बाय 1/x स्क्वायर, उतना ही डिक्रीज होता है। इफ x इज डबल y बिकम 1/4 टाइम्स। इफ x इज ट्रिपल y बिकम 1/9 टाइम, y में इतना डिक्रीज आता है। इफ x रेशो इज a रेशो b देन y रेशो इज b स्क्वायर रेशो a स्क्वायर। इन्वर्टेड मतलब जितना इंक्रीज x में आता है उसका डबल डिक्रीज आता है किस चीज़ में, y में। एग्जाम्पल देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास बराबर है के क्यू और आर स्क्वायर। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आर स्क्वायर का जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स स्क्वायर रिलेशन है। इनवर्स स्क्वायर रिलेशन है मतलब है इफ आर इज ट्रिपल ई बिकम 1/9, ई में इतना चेंज आएगा। इफ आर रेशो इज 2:3, अगर आर में इतना इंक्रीज आता है ई रेशो विल बी 9:4। और लास्ट नंबर है इनवर्स स्क्वायर रूट प्रोपोर्शनलिटी। इनवर्स स्क्वायर रूट प्रोपोर्शनलिटी में इफ x इंक्रीजेज y डिक्रीजेज बाय 1/√x, y में इतना ही डिक्रीज आएगा। इफ x इज डबल y बिकम 1/√2 टाइम, y में कितना चेंज आएगा, 1/√2 टाइम। इफ x रेशो इज a रेशो b देन y रेशो इज a b रेशो a, लेकिन b और a दोनों पर अंडर द रूट है। तो एग्जांपल देखते हैं, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है हमारे पास 1/2 पाई अंडर द रूट k/m। इसका मतलब है कि मास और फ्रीक्वेंसी के दरमियान कैसा रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू अंडर द रूट मास, ये रिलेशन है। तो अब मास अगर इंक्रीज होता है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होंगी, लेकिन अंडर द रूट टाइम इंक्रीज और अंडर द रूट टाइम डिक्रीज आएगा। मसलन इफ मास इज डबल, मास हमारे पास डबल होता है तो फ्रीक्वेंसी बिकम 1/2 टाइम्स, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी लेकिन कितनी डिक्रीज होगी, 1/√2 टाइम्स डिक्रीज होगी। इफ मास रेशो इज 2:3, मास के रेशो हमारे पास 2:3 है तो फ्रीक्वेंसी रेशो क्या होगी, अंडर द रूट 3 रेशो अंडर द रूट 2। तो ये थे कुछ कंसेप्ट जो मेरे ख्याल में समझना सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चंस हर पेपर में आते हैं। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो इस तरह क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। अभी जो KMU-CAT 17 जुलाई को जो टेस्ट हुआ है उसमें कह रहा है कि 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। तो हमें पता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, तो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने बनेंगे। तो जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल इंक्रीज होते हैं, डबल होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी डबल होंगे। तो 6 से 6 का डबल कितना आता है, 12 आता है। तो इसका 12 आंसर था। मतलब इस तरह क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं और ज़रूर आते हैं। तो इसलिए ये कंसेप्ट आप सबकी क्लियर होने चाहिए। इसमें फिर भी कोई मसला हो आपको तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इसके बाद स्लोप जितनी भी जो ग्राफ्स होते हैं उसके स्लोप्स किस चीज़ के बराबर होते हैं और साथ ही साथ में उसकी एरियाज किस चीज़ के बराबर होते हैं वगैरह, इस पर एक वीडियो मैं अपलोड करता हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि उससे भी 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। यूनिट और डायमेंशन पर भी एक वीडियो में बनाता हूँ कि किस चीज़ का यूनिट किस चीज़ के बराबर है, किसका डायमेंशन किसके साथ है, कौन ऐसे है जो यूनिट लेस है वगैरह वगैरह। तो इस तरह क्वेश्चंस भी आते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी भी चीज़ें आती है आप सबके साथ शेयर करूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।